हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 3 ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑफ सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड के लिए। इसमें हम कवर करेंगे आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड के लिए पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 जिसका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कैस्ट। पिछले वाले चैप्टर में और पिछले वाले लेक्चर में हमने कवर किया था फेडरलिज्म, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां रह गई। चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि हमने एग्जाम ओरिएंटेड नहीं कर पाए, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उस लेक्चर को कभी दोबारा रिपीट कर लें। हो सकता है कि आगे आने वाले 15-10 दिन में हमारा एक अच्छा सा बोर्ड आ जाए, वाइट बोर्ड, फिर हम उसके ऊपर आपको स्टडी करवाएंगे। तब तक इससे ही अपना काम चला रहे हैं। जितना रिसोर्स अपने पास है उससे हम अपना मैक्सिमम आउटपुट देने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी देखा जाएगा, जो भी होगा जैसे भी होगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम देखिए, जैसा कि आपको पता है, कवर करने जा रहे हैं जेंडर, रिलीजन एंड कैस्ट। अब देखिए इन तीनों का पॉलिटिक्स में क्या काम ठहरा वाला। सबसे पहले तो कार्टूनिस्ट हमें यही समझा रहे हैं पूरे चैप्टर में कि जेंडर का क्या काम है, रिलीजन का क्या काम है, कैस्ट का क्या काम है। तो ये सारा चैप्टर हम इसी मामले में डील करेंगे कि जेंडर रियलिटी में पॉलिटिक्स में कैसे काम आ रहे हैं और वो अपने कैसे कैसे फॉर्म्स दिखा सकता है। रिलीजन रियलिटी में कैसे काम आता है, कैस्ट का रियलिटी में क्या रोल हो सकता है पॉलिटिक्स में। वहाँ पर 2 हेडिंग भी आपको मिलेगी, जैसे कैस्ट इन पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन कैस्ट, कि कैसे कैस्ट है वो पॉलिटिक्स में कवर हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, और कैसे पॉलिटिक्स जो है वो कैस्ट में कन्वर्ट होकर आपस में काम कर रही है। दोनों चीज़ें को रिलेट कर रही हैं। वो सारी बातें आएंगी इस चैप्टर में। तो एक बात और बता दूं कि ये एक रैपिड रिवीजन सीरीज है जो कि स्पेशली सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड के लिए मैंने बनाई है। इसमें हम लगभग सारे चैप्टर्स को 1 और 2 क्लासेस में और विद इन 1 आवर वी विल कवर द चैप्टर। और हम ट्राई करेंगे कि हम जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी चैप्टर को कवर कर लें। इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, जेंडर एंड पॉलिटिक्स, फेमिनिस्ट मूवमेंट, परसेप्शंस ऑफ आइडियल वुमेन, फेमिनिस्ट मूवमेंट जो कि पूरे वर्ल्ड में होता है, और उसके बाद बात करेंगे पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन कैसे होता है, पैट्रियार्कल सोसाइटी क्या होती है, फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होता है, और वुमेन और महिलाएं बैकवर्ड क्यों रह गई, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इनकी चर्चा धीरे धीरे शुरू करते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है। सबसे पहले बात करते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर की। तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर से क्या मतलब है, ये अकॉर्डिंग टू जेंडर और सेक्स के हिसाब से जो पूरी पॉपुलेशन उसको नॉर्मली फीमेल मेल में कन्वर्ट डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें एक एस्पेक्ट और आता है कि कुछ ऐसी कल्चरल और सोशल चीज़ें होती हैं कि जो ये डिसाइड करती है कि कैसे कोई सोसाइटी रन होगी। ऐसे बहुत सारे सोशल फैक्टर्स होते हैं। तो हमारी सोसाइटी भी एक ऐसे सिस्टम पर रन कर रही है जिसको हम पैट्रियार्कल सिस्टम कहते हैं, जिसको पैट्रियार्कल सोसाइटी बोला जाता है। उस पर हमारी सोसाइटी रन कर रही है। ये जानिए कि पहले कि पैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब होता क्या है। तो नॉर्मली पैट्रियार्कल सोसाइटी से मतलब होता है एक ऐसी सोसाइटी जिसमें जो हेड होता है फैमिली का वो कौन होता है, फादर, या फिर यूं कहें कि एक मेल कैंडिडेट होता है। उसको क्या बोला जाएगा, पैट्रियार्कल सोसाइटी। एक और सोसाइटी होता है जो होता है मैट्रियार्कल फैमिली और मैट्रियार्कल सोसाइटी, जिसमें एक फीमेल हेड होता है फैमिली का। अब क्योंकि हमारे वाली जो सोसाइटी है वो थोड़ी सी पैट्रियार्कल है तो इस पर मेजर फोकस करती हैं। तो क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है तो ये ज़्यादा फोकस किस बात पे करेगी कि मेल डोमिनेंस होगा, मेल कैंडिडेट होगा, उनका डोमिनेंस रहेगा, और ज़्यादातर जो काम है बाहर की वो कौन करेगा, मेल कैंडिडेट करेंगे। और ऐसा माना जाता है कि जो फीमेल्स हैं, जो महिलाएं हैं, वो केवल घर का तुच्छ और छोटे मोटे काम करती रहेगी और पीटी जो वर्क्स है उनको करेगी और कोई बहुत बड़ा काम नहीं करेंगी। और नॉर्मली घर के घरेलू जो भी डोमेस्टिक वर्क होंगे, डोमेस्टिक कोर्स होंगे, उनको कौन करेगी, फीमेल्स करेंगी। ये तो हो गया हमारी सोसाइटी का सेक्सुअल डिवीजन ऑफ वर्क। आगे बात समझ में, या लेबर का सेक्सुअल डिवीजन हो गया। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो है जेंडर एंड पॉलिटिक्स। अब बात सुनिए हमारे ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिक्स होती क्या है रियलिटी में।
एक तरफा यदि समझा जाए तो पॉलिटिक्स से मतलब होता है मतलब गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ें मान सकते हैं, या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको ले सकते हैं, लॉ मेकिंग बॉडीज़ को ले सकते हैं, एग्जीक्यूटिव को ले सकते हैं, जुडिशरी को ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स में आती हैं। और इसमें भला जेंडर का क्या रोल है, तो इतना तो आपको भी अंदाजा है कि मेल एंड फीमेल, इस हिसाब से हम इसको बांट सकते हैं, या फिर जैसे भी आप डिवाइड करना चाहें मेल फीमेल में, या जैसे भी आप समझें, इसको ऐसे ही डिवाइड कर सकते हैं। पॉलिटिक्स से हम गवर्नमेंट को समझ सकते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट है इसमें हम देखते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी पैट्रियार्कल है, तो ज़्यादातर लोग कौन है, या तो है मेल, और वैसे भी मेल ही हैं, और जो फीमेल है वो ये तो ज़्यादा हैं, और फीमेल जो है वो बहुत रेयर है। और एक बात आपकी बुक में और आती है, वो बात ये है कि बहुत बार ये भी होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उसका हेड तो होता है फीमेल, लेकिन फिर भी COM में ज़्यादातर मेल कैंडिडेट्स होते हैं। आई बात समझ में? मतलब हेड ऑफ द स्टेट कौन हो सकता है? हेड ऑफ द स्टेट तो आपको मिल जाएगी कोई फीमेल, जैसे कि कोई PM हो, या फिर चाहे कोई प्रेसिडेंट हो। ऐसी पोस्ट पे हमें बहुत बार कौन मिलता है, कोई फीमेल मिल जाती है। लेकिन फिर भी दिक्कत क्या आती है, उसके बावजूद भी जो COM बनता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट जो होते हैं, उनमें ज़्यादातर लोग फिर भी कौन होते हैं, मेल्स होते हैं। ये एक सोसाइटी का एक तरीका हो जाता है। और ऐसे ये जो जेंडर है ना, ये जेंडर ये इसमें वर्क करती है, जेंडर पॉलिटिक्स में ऐसे ही तो काम कर रही है। और ये जेंडर का एडवर्स इफेक्ट कह सकते हैं हम पॉलिटिक्स के ऊपर। और इसको सुधारा कैसे जा सकता है, आप क्या कर दें, आप रिजर्वेशन का प्रोविज़न लगा दें। यहाँ पे समझिए, आप रिजर्वेशन लगा सकते हैं, जिसमें 33% सीट जो है वो लोकसभा में, और बाकी जगहों पर आप रिजर्व करवा सकते हैं महिलाओं के लिए। ये एक तरीका हो सकता है ये काम करने का। आई बात समझ में? और ऐसे बिल भी कई बार पास हुए हैं जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर में ये काम करवाने की बात हो, लेकिन ये कंसेंट नहीं बन पाई कि ऐसा कोई काम हो पाए। उसका भी मैं आपको कारण बताता हूँ, ध्यान से सुनना और समझना। वेट 1 मिनट। तो चलो अब समझते हैं कि रियलिटी में जो एक ऐसा आपकी बुक में जिक्र भी आएगा कि एक स्टेट लेजिस्लेचर में भी पार्टिसिपेशन मिले, फीमेल सीट्स रिजर्व की जाएंगी, फीमेल को रिजर्वेशन मिले, इसके लिए एक बिल पास हुआ है। एक बिल पर रीडिंग हुई है, मतलब पास तो नहीं हो पाया, लेकिन रीडिंग हुई। इसकी रीडिंग होने के बाद देखिए, मैं आपको एक फैक्टर बताता हूँ। वही पुरानी बात, क्योंकि सोसाइटी पैट्रियार्कल है। कैसी है सोसाइटी? पैट्रियार्कल है। ज़्यादातर जो लोग नॉर्मली लोकसभा कह सकते हैं, या फिर जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं ना, वो भी तो अधिकतर कौन है, मेल्स हैं। अब ये मेल्स वाला क्यों चाहेंगे कि ये फीमेल्स आगे आएँ और हमारी सीट कल को ये ले जाएंगे? ये थोड़ी ना ऐसा चाहेंगे। ये तो सिंपल सी बात है, कौन अपनी पावर को कम करना चाहेगा। अब एक ये भी तो फैक्टर है जिसके कारण कि ऐसा कोई बिल पास नहीं हो पा रहा। ये बात भी तो आप समझ सकते हैं। हो सकता है कि वो चाहते हों, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं कि उनको ये चीज़ पसंद आए, और वो खुद का डोमिनेंस भी तो चाह रहे हैं। आई बात समझ में? वो मेल डोमिनेंस चाह रहे हैं, जिस कारण ये चीज़ नहीं बनती दिख रही। ये इसका रीज़न हो जाता है। तो हमने अब तक सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कवर कर लिया, जेंडर एंड पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत कवर कर लिया। अब बात करते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट की। फेमिनिस्ट मूवमेंट में समझते हैं, आ जाइए यहाँ पे समझिए। अब बात करते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट की। फेमिनिस्ट मूवमेंट, सबसे पहले मैं आपको इस वर्ड का मतलब समझाऊंगा। फेमिनिस्ट से मतलब होता है चाहे वो मेल चाहे वो कोई फीमेल, या कोई फॉर्म हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, बस प्री कंडीशन एक ही है कि इनके अंदर क्या होनी चाहिए,
मतलब दे बिलीव इन इक्वल राइट्स। फॉर मेल एंड फीमेल। आई बात समझ में? आ रही है आपको ये बात समझ में? मतलब मेल और फीमेल के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी व्यक्ति, जो कोई भी इंडिविजुअल, फर्म, कोई भी इक्वल राइट की डिमांड कर रहा हो, ऐसा मानता हो कि दोनों के पास इक्वल राइट होना चाहिए, उसको हम फेमिनिस्ट बोल सकते हैं। और एक ऐसा ही मूवमेंट जिसमें कि इक्वल राइट्स की डिमांड की जाए मेल और फीमेल के लिए, किन्हीं के लिए? मेल और, उसको हम क्या कह सकते हैं? फेमिनिस्ट मूवमेंट कह सकते हैं। ऐसे मूवमेंट इंडिया में भी चले, वर्ल्ड में भी चले। लेकिन एक बात मैं आपको और बताऊं, एक राइट होता है राइट टू वोट, जिसको UAF या फिर यूनिवर्सल डेथ फ्रेंचाइज कहते हैं, जो कि इंडिया में हर किसी को जो कि 18+ है उसको मिला हुआ है। ये बात तो आप भी समझ रहे हैं, जो 18+ है उसको मिला हुआ है UAF। अब इंडिया एकमात्र मैं मानता हूँ कि ऐसी कंट्री है जिसके पास UAF शुरुआत से ही हो। मतलब बहुत सारी, जैसे ब्रिटेन है तो ब्रिटेन एक बहुत पुराना, और यूं कह सकते हैं कि मदर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसीज है। इसको मदर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसीज भी तो बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले डेमोक्रेसी ब्रिटेन में ही तो ओरिजिनेट होती है। लेकिन फिर भी ब्रिटेन बहुत सालों तक अपने यहाँ पर वुमेन को उनके राइट नहीं दिला पाया। क्या नहीं दिला पाया? राइट टू वोट, जिसको फ्रेंचाइज भी कहते हैं, वो नहीं दिला पाया। तब हम कैसे मान लें कि ये इंडिया से आगे इस मामले में हो सकता है? इस मामले में इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री है जो इंडिपेंडेंस के टाइम से क्या देता आया है? राइट टू वोट। इस मामले में इंडिया बहुत आगे रहा है, यह बात मैं आपको बता दूं। तो ये हमने कहीं ना कहीं कवर कर लिया फेमिनिस्ट मूवमेंट को विद जेंडर, इन रेस्पेक्ट टू जेंडर। ये बात ऐसे कवर हो जाती है। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है आज की क्लास का। हाँ चलिए, तो एक और पॉइंट रह जाता है। चलो पहले इसकी एक पॉइंट और रह गया, वो और कवर करते हैं। फेमिनिस्ट मूवमेंट में ही वर्ल्ड की बात आती है कि वर्ल्ड में फेमिनिस्ट मूवमेंट कैसे होता है। तो वर्ल्ड में फेमिनिस्ट मूवमेंट जो होता है वो एक आपकी बुक में नाम मिलेगा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। इसका मतलब सुनिए। सबसे पहले एक आइलैंड है जिसका नाम है स्कैंडिनेविया, ऐसे कोई नाम का आइलैंड है। हो सकता है नाम थोड़ा बहुत अलग हो जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसा एक आइलैंड है जो कि फिनलैंड को, आयरलैंड को और इनको कवर करता है, जो कि एक आइलैंड तो नहीं, एक पेनिनसुला है रियलिटी में। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है जो कि इन एरिया को कवर करता है। ये जो कंट्रीज है फिनलैंड और आयरलैंड जैसी, ये क्योंकि इस पेनिनसुला में आती है इसलिए इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोला जाता है। इन कंट्रीज में भी ये फेमिनिस्ट मूवमेंट चलता है और वहाँ पर भी वुमेन्स को बहुत राइट दिलाई जाती हैं और ये सारी बातें होती है। तो ये सारी बातें आपकी बुक में आएंगी। आई बात समझ में? स्वीडन, नॉर्वे, वो कंट्री और है इनमें, स्वीडन, नॉर्वे, ये कंट्रीज है इनमें। आई बात समझ में? अब बात करते हैं, इसकी बात करते हैं अभी। अब बात करते हैं अपन परसेप्शंस ऑफ आइडियल वुमेन की। तो ये सुनिए अभी आप, परसेप्शंस ऑफ आइडियल वुमेन सुनिए। मतलब हर कोई जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू चाहता है, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है, हालांकि जो बुक में दिया हुआ है वो थोड़ा सा साथ में डिस्कस करेंगे, कुछ मैं मेरी तरफ से भी बता दूं। हो सकता है एज ए मदर आपको एक वुमेन जो चाहिए वो अच्छी मदर हो सकती है, गुड मदर, और कैरिंग मदर बोल सकती हैं। आपको एक कैरिंग मदर चाहिए एज ए मदर, आई बात समझ में? और आपकी ग्रैंड माँ के तौर पर आपको क्या चाहिए? ग्रैंड मदर जो है उसके तौर पर आपको क्या चाहिए? वही सेम बात, गुड कैरिंग और गुड मदर वाली बात चाहिए।
और अब आपकी किसी और चीज़ों के मामले में बात करें, जैसे पॉलिटिक्स में बात करें तो पॉलिटिक्स में जो वुमेन है वो कैसी चाहिए उनको। परसेप्शन का मतलब होता है कि मतलब एक तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू रखना। तो पॉलिटिक्स में एक ऐसी वुमेन चाहिए जो कि हमें कैसी चाहिए, जो कि फ्री एंड फेयर हो, मतलब फ्री तो नहीं कह सकते, यूँ कह सकते हैं फेयर और लॉयल हो, ऑनेस्टी हो जिसमें, ऐसी चाहिए हमें। और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको कैसा चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स तो डायरेक्ट करप्ट, आज ज़्यादातर करप्शन के शिकार ही होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, तो उनको कैसा चाहिए, ये करप्ट तो नहीं, कैसे ब्राइब वुमेन चाहिए उनको, ये बोल सकते हैं। ऐसे चाहिए ना जो उनके लिए घूसखोरी का काम कर लिया, उनसे रिश्वत ले सके ताकि उनका काम स्मूथ फंक्शन कर पाए, ये सारी बातें थी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जो टीवी सीरियल वाले उसको कैसा चाहिए। तो टीवी सीरियल वाले हैं उनको भी तो एक वुमेन चाहिए। टीवी सीरियल वालों को कैसी वुमेन चाहिए, उनको चाहिए एज गुड व्यूअर, चाहिए कि नहीं चाहिए। और बताइए, जो न्यूज़ वाले हैं उनको कैसा चाहिए, गुड रिपोर्टर भी तो चाहिए उनको, और उनको गुड व्यूअर भी चाहिए। और सोसाइटी को कैसी चाहिए। सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी को एक आइडियल वुमेन चाहिए। क्या चाहिए, आइडियल वुमेन चाहिए, जो अपनी भाषा में अपना कहते हैं कि सारे 16 गुणों से संपन्न, वैसे वुमेन चाहिए सोसाइटी को। तो ये कुछ अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं जो कि अलग अलग लोगों के हिसाब से, अलग अलग चीज़ों के हिसाब से सेट किए हुए हैं अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास के इलाकों में, पॉलिटिक्स में। ये सारी बातें थी जो हमने आइडियल वुमेन के लिए की, परसेप्शन के लिए की। ये बात हुई कि अब बात करते हैं ओवरऑल आज की क्लास में आगे के पॉइंट्स में। तो आप अगला पॉइंट बात करते हैं कि वुमेन जो है वो बैकवर्ड क्यों रह गई। What is the factors for backwardness of women? As you know, first factor will be, फर्स्ट फैक्टर क्या हो सकता है, एक तो हो गया पेट्रियार्कल नेचर ऑफ सोसाइटी, है कि नहीं है। हम ये मानते हैं कि वुमेन्स को तो केवल घर का काम करना चाहिए, उनको बाहर का नहीं करना चाहिए। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत आजकल चेंज जरूर आ रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा। नाउअडेज जो वुमेन है वो क्या कर रही है, ऑफिस वर्क भी कर रही है, ऑफिस वर्क भी तो कर रही है, और भी जो हाउस होल्ड वर्क भी होता है वो भी तो कर रही हैं। ये सारे काम कर रही है और साथ साथ में मैनेज भी करी इन सारी चीज़ों को। एक तो ये पेट्रियार्कल सोसाइटी हो गई, हालांकि उससे अब दूर होते जा रही हैं हम। और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, हिस्टोरिकल भी तो कोई रीज़न हो सकता है कि नहीं है। हिस्टोरिकल रीज़न भी तो बहुत सारे हो सकते हैं जिससे कि क्या हो रहा हो, वुमेन पीछे रह रही हो। जैसे एक्सप्लॉयटेशन हो गया वुमेन्स का, उनको आइडियल नहीं मानना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आइडियल ना मानना उनको, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। और फिर हम इस पे और देखते हैं, कोई बात अपने को बनती दिख रही है तो हाँ, एक ये चीज़ भी तो हो सकती है कि उनकी लिटरेसी रेट भी तो कितनी कम है। लिटरेसी रेट भी तो बहुत रेट है, जहाँ पर इंडिया में ऑन एन एवरेज जो मेल है वो 70% लिटरेट है मेल, वहीं पे भी जो फीमेल है वो केवल ओनली 54% की अप्रोक्स लिटरेट हैं। ये भी तो एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि वुमेन जो है एजुकेशन नहीं ले पा रही है। विदाउट एजुकेशन नो वन कैन बिकम ए सिविलाइज्ड पर्सन, सिविलाइज्ड वुमेन। तो उनको नॉलेज होगा तभी तो कोई काम बन पाएगा, ये तो भी तो बातें हैं, है कि नहीं है। और एक बात और सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। अब लिटरेसी रेट डाउन है, पेट्रियार्कल सोसाइटी, इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, फेनोमेना क्या बनता दिख रहा है, वो ये है कि जो हाई पेइंग जॉब्स हैं, क्या है, हाई पेइंग जो जॉब्स हैं उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम मेल्स डोमिनेंस देख सकते हैं अपन।
जो मेल हैं वो ज़्यादा हैं और वुमेन जो है वो बहुत कम हैं इन हाई पेइंग जॉब्स। एक बात और बताऊँ मैं आपको कि इफ़ मेल एंड फीमेल बोथ आर डूइंग द सेम वर्क, यदि सेम वर्क भी कर रहे हैं ना दोनों, तो भी क्या होगा, सेम वर्क के बावजूद भी फीमेल्स को लेस पेमेंट मिलता है या लेस पेड होती हैं वुमेन। उनको जो सैलरी दी जाएगा वो सैलरी जो दी जाएगी वो बहुत कम दी जाएगी इन कंपैरिजन टू मेल। ये भी तो सोसाइटी के एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। अब इन चीज़ों को हमें सुधारने की भी तो ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सुधारने के लिए बहुत सारे हम काम भी कर सकते हैं, है कि नहीं है। अब इसमें एक बात आपकी बुक में दी हुई है, वो है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। चलिए थोड़ी चीज़ हाईलाइट करते हैं थोड़ा सा। बात क्या है, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट दिया हुआ है आपकी बुक में, जो कि 1976 का। इसमें क्या बात बोली गई है कि सेम वर्क के लिए मेल फीमेल को, चाहे फीमेल हो या मेल हो, सबको इक्वल रेम्यूनरेशन बोल दो या सैलरी बोल दो। रेम्यूनरेशन सैलरी जो भी बात आप बोलना चाहिए वो इक्वल मिलना चाहिए सबको, उनके बीच में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, वुमेन को क्या हो रहा है, लेस सैलरी मिल रही है, या रेम्यूनरेशन बोल सकते हैं। अगेन आइए आपको मेरी बात समझे, उनको लेस सैलरी और लेस मनी दिया जाता है इस काम के लिए, ये बात भी तो है कि नहीं है। और एक और बात सुनिए आप फैक्टर में, और क्या फैक्टर हो सकता है। नेक्स्ट फैक्टर कुड बी अबॉर्शन, इन्फेंटिसाइड बोल सकते हैं उसको, या आपकी बुक के हिसाब से बात करें तो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन। आई बात समझ। सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन से क्या मतलब है कि पहले अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी के थ्रू या फिर कुछ डिजिटल मैकेनिज्म और इक्विपमेंट्स के थ्रू ये पता कर लिया जाएगा कि होने वाला जो चाइल्ड है वो मेल है कि फीमेल है। अब क्योंकि सोसाइटी जो है वो पैट्रियार्कल है, तो वो मानती है कि मेल्स आर द मोस्ट डोमिनेंट इन द सोसाइटी, तो वो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं और उस चक्कर में फीमेल का वो अबॉर्शन करवा देते हैं। इफ़ कोई फीमेल पाई जाती है फाइटस में तो उनका फिर अबॉर्शन हो जाता है, और इसको हम सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन बोलते हैं। आइए बात समझ में, ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि नहीं है। एक बात ये भी है कि मतलब वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत कम है पॉलिटिक्स में, जो उनका पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है। ये भी कुछ फैक्टर हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि जो वुमेन्स है वो बैकवर्ड क्यों रहेगी। अब बात करते हैं हाउ टू डील दिस सिचुएशन, कैसे डील किया जा सकता है। एक बात तो हमने पहले ही कर ली कि उनको रिजर्वेशन दे दो। रिजर्वेशन नहीं मिल सकता एससीज को, एसटीज को, या फिर नॉर्मली वुमेन की बात कर लेते हैं। वुमेन जो उनको क्या दे दो, रिजर्वेशन दे दो। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, नॉर्मली 33% रिजर्वेशन है वो कुछ जगह दिया गया है, कुछ जगह अभी भी बात ही चल रही है, और कई जगह ये बिल अब तक पास नहीं हो पाया, वो एक अलग बात है। और क्या हो सकता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, इन सब में आप इनको क्या दे दो, रिजर्वेशन दे दो, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, इन सब में क्या दे दो, रिजर्वेशन दे दो। सर्विसेज में, पब्लिक सेक्टर्स में, इन सब में इनको रिजर्वेशन दे दो ताकि कुछ फ़ायदा हो पाए। हालांकि कुछ लोग रिजर्वेशन के खिलाफ ज़रूर हो सकते हैं क्योंकि वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू की बात है। आई बात समझ में। और इसमें कुछ सुधार भी हुआ है, जैसे कि आपको मैं बताऊं 2019 की बात है। कब की बात है, 2019 में क्या होता है कि लोकसभा में पहली बार 14.36% वुमेन जो होती है वो इलेक्टेड होती हैं
पहली बार ये होता है कि इतना बड़ा अमाउंट या फिर इतनी ज़्यादा परसेंटेज में वुमेन जो है वो लोकसभा में पहुंच पाती है 2019 में। ये हालांकि एक बेटर अमाउंट था, लेकिन फिर भी ये कम रह जाता है। हमें अप्रोक्स 33% चाहिए होता है, तब जाके हम आइडियल सिचुएशन में पहुंच सकते हैं। आई बात समझ में? सेम वर्क हम कहाँ कर सकते हैं? 33% वाली बात हम पंचायती राज में भी कर सकते हैं, जो कि 3rd टियर होता है। आई बात समझ में? पंचायती राज में भी तो रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ये सारी बातें थी। आई बात समझ में? अब ये बात भी तो है कि मतलब जो राइट टू वोट है वुमेन को, वो इन द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो राइट टू वोट उनको बहुत लेट मिला। जो राइट टू वोट है वुमेन को, वो बहुत एगिटेशन और बहुत ज़्यादा रेवोल्ट्स तो नहीं कर सकते, एगिटेशन और मतलब धरना प्रदर्शन है या फिर जो भी डेमोन्स्ट्रेशन है, उसके बाद उनको राइट टू वोट मिल पाया। आई बात समझ में आपको? ये सारी चीज़ें थी। और अब क्योंकि क्लास बहुत लेंदी होती जा रही है, तो हम कल शुरू करेंगे रिलीजन, कम्युनलिज्म और पॉलिटिक्स। कल हम जानेंगे कि ये जो पॉलिटिक्स है ये कैसे कम्युनलिज्म में और कैसे रिलीजन के बीच में आड़ी आती है। ये सारी बातें हम कल करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं कि यदि आपको कोई बात पसंद आए तो वही आप लाइक करके जाना, अदरवाइज छोड़ देना, क्योंकि हमें यहाँ पर लाइक के लिए या फिर सब्सक्राइबर के लिए नहीं पढ़ाना है, हमें इसलिए पढ़ाना है ताकि आपका टैलेंट और हमारा टैलेंट सबका आगे आ पाए और सारे लोग कंट्रीब्यूट कर पाएँ, सारे लोग बेटर तरीके से पढ़ पाएँ और सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करके और अच्छी अच्छी जगहों पर अच्छा नॉलेज लेकर अपने हिसाब से कामयाब हो पाएँ। ये हमारी क्लास का मुख्य उद्देश्य रहता है। एक बेटर नॉलेज आप तक पहुँचाया जाए, ये हम कोशिश करते हैं। बाकी धीरे धीरे प्रयास चल रहा है और दिन ब दिन हम बेटर होते जाएंगे। तो थैंक यू फॉर दिस क्लास। हैव ए नाइस डे।